नमस्कार साथियों, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। दोस्तों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का 8वां लेसन है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। बोर्ड परीक्षा 2024 के हिसाब से आपने इसको तैयार किया है। वीडियो अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन को इसमें हम जानेंगे। पहले जानेंगे कि पर्यावरण क्या है, फिर संसाधन क्या है, फिर प्राकृतिक संसाधन क्या है, फिर इससे बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। पर्यावरण क्या है कि हमारे चारों ओर का आवरण या वह आवरण जो वनस्पति तथा जीव जंतुओं के ऊपर से ढका हुआ है, इसका संधि परिजोड़ आवरण। ये कह रहा है कि हमारे चारों ओर का जो भी आवरण है जो वनस्पति और जीव जंतुओं से ढका हुआ है, इसमें ये पाए जाते हैं, तो वो सब कुछ क्या पर्यावरण है। ठीक है, परिजोड़ आवरण, हमारे चारों ओर का आवरण ही पर्यावरण है। संसाधन क्या भाई? मनुष्य के उपयोग के साधन। अब मनुष्य जिन चीज़ों का उपयोग करता है वो सभी साधन है, संसाधन है। मनुष्य मनुष्य के उपयोग के जो भी साधन है वो क्या है? संसाधन है। अब देखो, मनुष्य उपयोग करता है वो तो हो गया संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से मिलता है वो प्राकृतिक संसाधन जिनका हम उपयोग करते हैं। तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त मनुष्य के उपयोग के साधन, जो प्रकृति से मनुष्य के उपयोग के लिए जो साधन मिलते हैं वो क्या? प्राकृतिक संसाधन हो गए। विश्व राजनीति में पर्यावरण। अब विश्व राजनीति में पर्यावरण की क्या स्थिति है भाई? कि विश्व में कृषि योग्य भूमि में उर्वरता की कमी होने, चारागाहों के चारे खत्म होने, मत्स्य भंडारों के घटने, जलाशयों में प्रदूषण बढ़ने से खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। वनों की अंधाधुंध कटाई से, जैव विविधता में कमी से और प्रदूषित पेयजल से लोगों की मौतें हुई हैं। वायुमंडल में ओजोन गैस की परत में छेद होने से पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के संरक्षण के उपाय कौन कौन से हैं? तो जनसंख्या नियंत्रण, वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित प्रयोग, परिवहन के सार्वजनिक साधनों का प्रयोग, जन जागरूकता कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये सारी चीज़ें हैं उपयोग में। फिर UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये क्या साथियों? तो ऐसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन कराए, इस विषय के अध्ययन को बढ़ावा दिया ताकि पर्यावरण की समस्याओं का कारगर प्रयास शुरू हो सके। तो ये कह रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है पर्यावरण से जुड़ी जो भी समस्याएं उनके सम्मेलन करवाए और उनसे किस प्रकार से पर्यावरण में जो खतरा है उससे निजात मिल सकता है। तो पहला आप देखें, पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। कहाँ हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। इस सम्मेलन में ये बात खुलकर सामने आई कि विश्व के धनी और विकसित देश तथा गरीब और विकासशील देश पर्यावरण के अलग अलग एजेंडों के परोपकार हैं। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी के संबंध में कुछ नियम आचार निर्धारित हुए। इससे इस बात पर सहमति बनी कि आर्थिक विकास का तरीका ऐसा होना चाहिए कि इससे पर्यावरण को हानि न पहुंचे। इसमें एजेंडा 21 के तहत विकास के कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए। क्या हुआ? और इसी सम्मेलन में टिकाऊ विकास का तरीका सुझाया गया, जिससे ऐसी विकास की कल्पना की गई जिसमें विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे। इसे धारणीय विकास भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो आप, साझी संपदा। इसमें क्या था साथियों? साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार हो, जैसे मैदान, कुआं, नदी, इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष भी शामिल है। मतलब सभी मिलकर जो कार्य करें वो साझी संपदा। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते भी, जैसे अंटार्कटिका संधि 1959 में भी और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1887 में, अंटार्कटिका पर्यावरणीय प्रोटोकॉल 1991 में हो चुके हैं। पर्यावरण के संबंध में दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध के देशों के दृष्टिकोण में क्या अंतर रहा कि उत्तर के विकसित देश, दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखें तभी समझ में आपके आएगा। उत्तर के विकसित देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण
में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो, जबकि दक्षिण के विकासशील देशों का कहना है कि विकसित देशों ने पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाया है, उन्हें इस नुकसान की भरपाई भी ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए। विकासशील देश अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, इसलिए उन पर वे प्रतिबंध न लगे जो विकसित देशों पर लगाए गए हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद महत्वपूर्ण यहाँ से आपका रहने वाला है, प्रश्न पूछा जा सकता है बोर्ड परीक्षा 2024 में, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो वायुमंडल के ऊपर ओजोन गैस की एक परत से पतली सी परत है। क्या कह रहा है कि वायुमंडल के ऊपर ओजोन गैस की एक पतली सी परत है जिससे सूर्य की रोशनी छन कर पृथ्वी तक पहुंचती है। ये सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। इस गैस की परत में छेद हो गया साथियों, इससे अब सूरज की किरणें सीधी पृथ्वी पर आ जाती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर की बर्फ तेज़ी से पिघल रही है, जिसके कारण समुद्र स्तर बढ़ रहा है और इससे उन स्थान पर ज़्यादा खतरा है जो समुद्र के किनारे बसे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन और आपके ये जो गैसें दी गई हैं ये इसके कारण हैं बढ़ाने के। हाँ, साझी तथा अलग अलग जिम्मेदारियाँ। अब जिम्मेदारियाँ देखो किस प्रकार से क्या कार्य कर रही हैं इनकी। 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन में विकासशील देशों के उक्त तर्क को मान लिया गया और इसे साझी तथा अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत कहा गया। जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार 1992 में इस सिद्धांत को स्वीकार करते हुए संधि की गई। 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से विकासशील देशों को मुक्त रखा गया। भारत में पर्यावरण सुरक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपना योगदान दिया है। भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किए, इसका अनुमोदन किया। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता में छूट दे दी गई, क्योंकि औद्योगिकरण के दौरान ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं है। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल के आलोचकों ने कहा कि भारत, चीन आदि देशों को जल्दी ही क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता का मानना चाहिए। भारत ने इस संबंध में अपने पक्ष को रखा। 2005 में G8 देशों की बैठक में विकसित देशों द्वारा की जा रही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी पर उन्होंने जोर दिया। नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग किया जाना चाहिए। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। 2003 में बिजली अधिनियम में नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। और क्या क्या किया गया? भारत में बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन पर कार्य चल रहा है। भारत सार्क के मंच पर सभी राष्ट्रों द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा पर एक राय बनाना चाहता है। भारत विश्व का पहला देश है जहां अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए अलग मंत्रालय हैं। भारत में पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NTG की स्थापना की गई। भारत में पेरिस समझौते पर 2 अक्टूबर 2016 में हस्ताक्षर किए गए। 2030 तक भारत के उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के मुकाबले 33 से 35% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यावरण आंदोलन। पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर विभिन्न देशों की सरकारों के अतिरिक्त विभिन्न भागों के सक्रिय पर्यावरणीय कार्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर कई आंदोलन किए। वनों की कटाई के विरुद्ध आंदोलन, दक्षिणी देशों के वन आंदोलन पर बहुत दबाव है। इसके बावजूद तीसरी दुनिया के विभिन्न देशों में वनों की कटाई खतरनाक गति से की जा रही है। खनिज उद्योग के विरुद्ध आंदोलन। खनिज उद्योग रसायनों का भरपूर उपयोग करता है, भूमि के जल मार्गों को प्रदूषित करता है तथा स्थानीय वनस्पतियों का विनाश करता है। इसके कारण जन समुदायों को विस्थापित होना पड़ता है। बड़े बांधों के खिलाफ आंदोलन किया। बड़े बांधों के खिलाफ आंदोलन किस प्रकार से? कुछ आंदोलन बड़े बांधों के खिलाफ चल रहे हैं जिन्होंने नदियों को बचाने का आंदोलन का रूप ले लिया है। भारत में नर्मदा आंदोलन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये इम्पोर्टेंट रहने वाला आप लोगों के लिए। भारत में
मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा नदी पर 30 बड़े, 135 मझोले, 300 छोटे बांध बन रहे हैं। नर्मदा नदी पर बन रहे इन बांधों के खिलाफ चलने वाले आंदोलन को नर्मदा आंदोलन कहा जाता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ओके। संसाधनों की भू राजनीति। यूरोपीय देशों के विस्तार का मुख्य कारण अधीन देशों का आर्थिक शोषण रहा है। जिस देश के पास जितने संसाधन होंगे उसकी अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत होगी। इमारती लकड़ी, समुद्री नौवहन के लिए आवश्यक इमारती लकड़ियों की आपूर्ति 17वीं सदी में भारत यूरोपीय शक्तियों की प्राथमिकता में रही है। इससे उनकी नौसेना मजबूत हो, विदेशी व्यापार बढ़े। फिर तेल की विश्व राजनीति किस प्रकार से चलती है साथियों, कि शीत युद्ध के दौरान उन देशों का महत्व बढ़ा जिनके पास यूरेनियम और तेल जैसे संसाधन थे। विकसित देशों ने तेल की निर्बाध आपूर्ति के लिए समुद्री मार्ग पर सेना तैनात कर दी। 20वीं सदी में विश्व की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर रही। तेल के साथ विपुल संबंध जुड़ी रही, इसलिए इस पर कब्जा जमाने के लिए राजनीतिक संघर्ष छिड़ता है। पश्चिमी एशिया, विशेषकर खाड़ी क्षेत्र, विश्व के कुल तेल उत्पादक का 30% मुहैया कराता है। सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भंडार का 1/4 हिस्सा मौजूद है। सऊदी अरब विश्व के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश है। इराक का दूसरा स्थान है। स्वच्छ जल के लिए संघर्ष। विश्व राजनीति के लिए पानी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। विश्व के कुछ भागों में साफ पानी की कमी हो रही है तथा विश्व के हर हिस्से में स्वच्छ जल समान मात्रा में मौजूद नहीं है। इसलिए 21वीं सदी में इस जीवनदायिनी संसाधन को लेकर हिंसक संघर्ष होने की संभावना है। देश के बीच स्वच्छ जल संसाधनों को हथियाने या उनकी सुरक्षा करने के लिए झड़पें हुई हैं। बहुत से देशों के बीच नदियों का साझा है और उनके बीच सैन्य संघर्ष होते हैं। तुर्की, सीरिया, इराक के बीच फरात नदी पर बांध के निर्माण को लेकर भी एक दूसरे की ठनी हुई है। फिर मूलवासी और उनके अधिकार कौन से होते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में ऐसे लोगों को मूलवासी बताया जो मौजूद देश में बहुत दिनों से चल रहे हैं। मूलवासी क्या है कि मौजूद देशों में कई दिनों से वो बस गए हैं तथा बाद में दूसरी संस्कृति या जातियों ने उन्हें अपने अधीन बना लिया, उसे क्या है, मूलवासी कहा जाता है। भारत में मूलवासी के लिए जनजाति और आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में मूलवासी के लिए किन शब्द का प्रयोग किया गया है, आदिवासी और जनजाति। भारत में इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है। कुल जनसंख्या का 8% ये अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर हैं। 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ में मूलवासी लोगों की विश्व परिषद का गठन हुआ। इसके अतिरिक्त आदिवासियों के सरकारों से संबंध 10 अन्य स्वयंसेवी संगठनों को भी ये दर्जा दिया गया। तो कुल मिलाकर मैंने इसकी मोटी मोटी चीज़ें आपको बताई और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला आएगी एग्जाम के नज़दीक, वहाँ और अच्छे से देखेंगे और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे साथियों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। एक मेरा व्लॉग चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।